तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो एंगल M जो है वो कंग्रुएंट है F के और F कंग्रुएंट है C के। तो लाजमी बात है फिर M और C भी आपस में कंग्रुएंट होंगे और फिर इस L और M को मिला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ चैप्टर नंबर 14 और आज हमने थ्योरम करना है 14.1.4। तो आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी अगर कोई सी दो ट्रायंगल्स लें और वो सिमिलर हों तो फिर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी उनमें सेम रेशो होती है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल से मुराद दो ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी हों। अगर एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रा कर लें और एक और ट्रायंगल इस तरह से हो और इसका नाम हम रख देते हैं ABC और ये हो जाएगी DEF। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं या सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में उनकी जो शेप होती है वो एक जैसी होती है और साइज़ उनका डिफरेंट हो सकता है। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, इनकी शक्ल एक जैसी है लेकिन साइज़ मुख्तलिफ है। ये बड़ी ट्रायंगल है और वो छोटी है। सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D बनेगा तो ये आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। इसका जो दूसरा एंगल B है वो उस ट्रायंगल के दूसरे एंगल E के इक्वल होगा और जिसका थर्ड एंगल है C वो दूसरी ट्रायंगल के थर्ड एंगल F के इक्वल होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। और यही चीज़ हमने आज प्रूफ करनी है कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी इसकी एक साइड अगर AB लें तो उसके लिए दूसरी ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो होगी DE। और हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों साइड्स की जो मेजरमेंट है उनकी अगर रेशो ली जाए तो वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इसकी कोई सी और दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लें। एक ले लेते हैं AC यानी मेजरमेंट ऑफ AC और उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी दूसरी ट्रायंगल में वो DF होगी। तो उसकी जो रेशो लें मेजरमेंट DF के साथ तो ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से अगर इसकी तीसरी साइड ले लें BC तो उसकी रेशो फिर दूसरी ट्रायंगल की जो तीसरी साइड EF है उसके साथ लें और वो रेशो भी इन दो रेशोज़ के इक्वल होने चाहिए। मतलब ये है कि तीनों जो साइडें हैं ट्रायंगल की, यानी एक ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं उनकी अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल के साथ रेशोज़ ली जाएँ तो वो रेशोज़ आपस में इक्वल हों या इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हो। तो ये चीज़ तो प्रूफ करना है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हों तो उसके फिर तीन केस या तीन सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ABC ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन DEF ट्रायंगल, जिस तरह कि इस फिगर में नज़र आ रहा है कि ABC ट्रायंगल का साइज़ बड़ा है और DEF ट्रायंगल साइज़ में छोटी है। या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है सिमिलर ट्रायंगल्स की कि जो ABC है वो ट्रायंगल स्मॉलर हो DEF के मुकाबले में। यानी अगर हम इस ट्रायंगल का नाम DEF कर दें और ये वाली ट्रायंगल हो जाए ABC तो अब ट्रायंगल DEF का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो गया है और ABC स्मॉलर हो गई है। तो फिर भी ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये केस भी हो सकता है। और एक तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि ये दोनों ट्रायंगल साइज़ में आपस में इक्वल हों। यानी जो ट्रायंगल ABC है वो बिल्कुल कंग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल DEF के। यानी ABC और DEF आपस में कंग्रुएंट हों फिर भी वो सिमिलर होंगे। यानी दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की तीन सूरतें हो सकती हैं
एक तो ये है कि पहली ट्रायंगल बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, एक ये है कि पहली छोटी हो और दूसरी बड़ी हो, और तीसरी सूरत ये है कि दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हो। तो इनमें से सिर्फ एक केस हम प्रूफ करेंगे और उसी के लिए हम फिगर ड्रा करते हैं, और बाकी जो दो केस हैं वो सिमिलरली लिख देंगे, किसी तरह इनको प्रूफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये फिगर में मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रा की हैं, जिनमें ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसका नाम रख देते हैं ABC, और ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है इसको नाम दे देते हैं DEF का। फिगर के बाद पहली हेडिंग होती है गिवन की। गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो इफ़ से लेकर देन तक होती हैं, और यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की जो सिमिलैरिटी है वो गिवन में लिखनी है। यहाँ हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF। ये सिंबल सिमिलर की है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी। ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सिमिलर हैं या एक जैसी हैं, और सिमिलैरिटी के लिए ये वाली सिंबल यूज़ होती है। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो फिर लाजमी बात है इनके जो तीनों एंगल्स हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। तो ये बात भी गिवन में लिख लें, दैट इज़ एंगल A ऑफ दिस ट्रायंगल इज़ कंग्रुएंट टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेकेंड ट्रायंगल का D बनेगा, यानी एंगल A कंग्रुएंट होगा एंगल D के, और इसका जो दूसरा एंगल है एंगल B वो कंग्रुएंट हो जाएगा इस ट्रायंगल के सेकंड एंगल E के, और जो इसका थर्ड एंगल है एंगल C वो कंग्रुएंट होगा दूसरी ट्रायंगल के थर्ड एंगल F के। यानी एंगल A और एंगल D आपस में कंग्रुएंट हैं, B और E कंग्रुएंट हैं, C और F कंग्रुएंट हैं, और ये इसलिए कंग्रुएंट हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनके एंगल्स आपस में कंग्रुएंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं टू प्रूव की, और इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट की रेशोज़ ली जाएं तो वो आपस में इक्वल होंगी। तो इस ट्रायंगल की पहली साइड अगर हम AB ले लें तो उसकी मेजरमेंट लिखें, मेजरमेंट ऑफ AB, और इसकी रेशो ले लें कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल जो कि है DE, यानी मेजरमेंट ऑफ DE। तो ये रेशो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। जो इसकी सेकंड साइड है AC उसकी मेजरमेंट और उसकी रेशो लें दूसरी ट्रायंगल की सेकंड साइड DF के, यानी मेजरमेंट ऑफ DF। तो इन दोनों की रेशो और AB और DE की रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए, और फिर सेम यही रेशो होनी चाहिए इन दोनों ट्रायंगल्स की तीसरी साइड की अगर रेशो ली जाए। तो इसकी थर्ड साइड है BC, यानी मेजरमेंट BC, और इसकी रेशो लें दूसरी ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है मेजरमेंट ऑफ EF इसके साथ। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन।
जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हों तो फिर उसकी तीन सूरतें हो सकते हैं या तीन केस बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट केस ये है कि जो पहली ट्रायंगल है वो बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, जिसके लिए हमने ये फिगर बनाई हुई है और हम इसी को प्रूफ करेंगे। यानी इसका जो केस नंबर 1 है उसमें हम सपोज कर लेते हैं दैट इस ट्रायंगल में जो साइड है ए बी, उसकी मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ द साइड ए बी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट डी ई, यानी ए बी साइड की लेंथ ज़्यादा है डी ई की मुकाबले में, यानी ए बी साइड बड़ी है और डी ई साइड छोटी है। तो ये इसका एक केस है। दूसरा केस और तीसरा केस उनको अगर कंबाइन करके लिखें तो ये भी हो सकता है कि जो ए बी हो वो डी ई के मुकाबले में स्मॉलर हो, छोटी हो, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ लेस देन मेजरमेंट ऑफ डी ई, या फिर इक्वल भी हो सकती है। और सेकंड केस ये हो सकता है कि जो ए बी की लेंथ है वो डी ई के मुकाबले में लेस देन हो, यानी छोटी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ए बी और डी ई आपस में इक्वल हों। तो ये जो सेकंड केस है इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम वैसे लिख देंगे एंड पे कि इस तरह प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ हम फर्स्ट केस को लेते हैं और इसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करना है वो इस फर्स्ट केस के लिहाज से हम करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने सपोज कर लिया है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई, यानी इस ट्रायंगल की जो ए बी साइड है वो बड़ी है और डी ई साइड छोटी है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस ए बी के ऊपर कोई सा और पॉइंट लेंगे एल, और वो एल इस तरह लेंगे कि जो ए एल की लेंथ है वो डी ई के इक्वल हो, यानी डी ई को मेजर कर लेंगे, जितनी डी ई की लेंथ है उतनी ही लेंथ ए बी के ऊपर लेंगे, यानी कि डी ई के इक्वल लेंथ लेते हुए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट को एल का नाम दे दिया है, यानी ए एल की जो लेंथ है वो बिल्कुल डी ई के इक्वल है। इसी तरह से इसकी जो सेकंड साइड डी एफ है उसको मेजर करें और जितनी इसकी लेंथ बनती है उतनी ही लेंथ आप ए सी पर लेकर एक पॉइंट लगाएं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया है। ये जो पॉइंट है इसका नाम हम एम कर देते हैं और ये हमने इस तरह लिया है कि जो ए एम है ये बिल्कुल इक्वल है डी एफ के। उसके बाद क्या करना है कि जो नए दो पॉइंट्स हैं एल और एम, इनको आपस में मिला देना है। अब कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। पहले हमने पॉइंट एल लिया था ए बी पर, तो यहाँ लिखेंगे ऑन ए बी टेक ए पॉइंट एल सच दैट, किस तरह लिया था कि जो ए एल था उसकी मेजरमेंट डी ई के इक्वल थी, यानी मेजरमेंट ऑफ ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ई। फिर इसी तरह हमने ए सी पर पॉइंट एम लिया था, तो ये बात भी लिख लें कि ऑन ए सी टेक ए पॉइंट एम, और वो किस तरह लिया, सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट, ये साइड जो है डी एफ के इक्वल ए एम लिया, और फिर एल और एम को हमने आपस में मिला दिया। तो ये बात भी लिख लें, जॉइन पॉइंट एल टू एम। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की, और इसके दो कॉलम बनाए जाते हैं। एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस।
जिस तरह मैंने अभी बताया है कि ये फिगर हमने केस 1 के लिए ड्रा की है और हम केस 1 ही को लेकर चल रहे हैं, तो प्रूफ में यहाँ पर पहले केस 1 लिख लेते हैं चूँकि हम इसी को फ़िलहाल प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखें जो ए बी है वो ग्रेटर देन डी ई है और हमने प्रूव ये करना है कि ए बी और डी ई की रेशो इक्वल होनी चाहिए ए सी और डी एफ की रेशो के। फ़िलहाल हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। हमें पता है कंस्ट्रक्शन में हमने खुद ये जो ए एल की लेंथ है ये डी ई के इक्वल ली हुई है और इस तरफ ए एम की जो लेंथ है वो डी एफ के इक्वल ली हुई है। तो हमने अगर ये प्रूफ करना है कि ए बी और डी ई की रेशो, तो उसकी बजाय अगर हम ए बी और ए एल की रेशो ले लें तो वो भी सेम वही चीज़ हो जाएगी क्योंकि ए एल और डी ई इक्वल हैं और उस तरफ ए एम और डी एफ इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो प्रूफ करना है कि ए बी ओवर डी ई इज़ इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, तो डी ई की जगह पे हम ए एल लिख सकते हैं क्योंकि डी ई और ए एल इक्वल हैं। डी एफ की जगह पे हम ए एम लिख सकते हैं क्योंकि ए एम और डी एफ इक्वल हैं। तो असल में अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए बी ओवर ए एल इज़ इक्वल टू ए सी ओवर ए एम। तो अब इसमें देखें जो ए बी और ए एल है वो दरअसल एक ही ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड के दो हिस्से हैं और दूसरी तरफ ए एम और ए सी जो है वो भी इसी ट्रायंगल की एक साइड ए सी के दो पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम सिर्फ एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आ चुके हैं। अब आप थ्योरम नंबर 14.1.1 को जहन में लाएं। तो उस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट हो, जिस तरह इस केस में ये लाइन सेगमेंट है एल एम जो इस ट्रायंगल की दो साइडों ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर ये तीसरी साइड बी सी के पैरेलल हो तो फिर ये इन दोनों साइडों को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये है कि ए एल और ए बी की रेशो और इस तरफ ए एम और ए सी की जो रेशो है वो आपस में इक्वल हो सकती है अगर ये एल एम जो लाइन सेगमेंट है ये इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो। अभी हमने इसको पैरेलल यहाँ पर कहीं भी प्रूफ नहीं किया। तो पहले अब हम ये करेंगे कि ये एल एम जो है वो इसकी तीसरी साइड बी सी के पैरेलल हो जाए किसी तरह से। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमने एल एम और बी सी को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। अगर दो साइडें पैरेलल हों, जिस तरह इस केस में एक है एल एम और दूसरी है बी सी, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये वाली जो साइड है जिसको हमने ए बी का नाम दिया हुआ है वो इन दोनों साइड्स को एल एम को भी और बी सी को भी जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यहाँ पर एल एम को ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एल पर, बी सी को कर रही है पॉइंट बी पर, तो इन पर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर एल एम और बी सी पैरेलल हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर हम ये प्रूफ कर लें कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइडें एल एम और बी सी आपस में पैरेलल हैं। या अगर इस तरफ देखें तो ये जो एंगल एम है और ये वाला एंगल सी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल भी हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि एल एम और बी सी पैरेलल हैं। तो हमने चूँकि एल एम और बी सी को पैरेलल प्रूफ करना है तो ये पैरेलल तब होंगे जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, यानी एंगल एल और एंगल बी ये इक्वल हो जाएं, इस तरफ एंगल एम और एंगल सी ये आपस में इक्वल हो जाएं। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने एंगल एल को एंगल बी के किसी तरह इक्वल प्रूफ करना है। हमें पता है कि ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के इक्वल है। गिवन में लिखा हुआ है कि एंगल बी और एंगल ई आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अगर एंगल एल जो है वो किसी तरह से एंगल ई के इक्वल हो जाए तो फिर एंगल एल एंगल बी के भी इक्वल होगा, क्योंकि बी और ई तो पहले से इक्वल हैं। तो अब हमने प्रूफ करना है कि एल जो है वो ई के इक्वल हो। इसी तरह
एम को हमने एफ के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि एफ जो है वो ऑलरेडी एंगल सी के कंग्रुएंट है। तो अगर एम एफ के इक्वल हो जाए तो एम सी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह एल ई के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है एल और बी भी इक्वल होंगे। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि एल एंगल और ई एंगल ये आपस में इक्वल हैं और एम एंगल इक्वल है एंगल एफ के। अब गौर से देखें तो ये जो एंगल एल और एंगल एम है ये इस ऊपर वाली ट्रायंगल ए एल एम के अंदर हैं और एंगल ई और एंगल एफ ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर हैं। तो अगर हम किसी तरह से ट्रायंगल ए एल एम और ट्रायंगल डी ई एफ को कंग्रुएंट प्रूफ कर लें तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगे, यानी एंगल एल और एंगल ई आपस में इक्वल हो सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएं। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि हमने ट्रायंगल ए एल एम और ट्रायंगल डी ई एफ को आपस में कंग्रुएंट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस से। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एल एम और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस लें ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। इसमें एक तो हमें पता है कि इसका जो एंगल ए है वो इस ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल है, यानी एंगल ए इज़ कंग्रुएंट टू एंगल डी। और इसकी रीज़न गिवन लिख दें, चूँकि गिवन में ये लिखा हुआ है कि एंगल ए इज़ कंग्रुएंट टू एंगल डी और एंगल ए ट्रायंगल ए एल एम के अंदर है और डी इस ट्रायंगल का एंगल है। इसके अलावा एक साइड है, इस ट्रायंगल की एक साइड है ए एल, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल की साइड डी ई के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन में ली है। कंस्ट्रक्शन में देखें ना, यहाँ लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ ए एल इज इक्वल टू मेजरमेंट डी ई, तो ए एल और डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसके रीज़न लिख दें कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से इस ट्रायंगल की जो दूसरी साइड ए एम है वो डी एफ के कंग्रुएंट होगी, यानी ए एम इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ और इसकी रीज़न भी होगी कंस्ट्रक्शन, चूँकि ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में खुद इसको इक्वल लिखा है कि ए एम इज़ इक्वल टू डी एफ, तो इसके लिए भी रीज़न जो है वो कंस्ट्रक्शन आएगी। अब इस ट्रायंगल ए एल एम की दो साइडें, एक साइड ए एल और दूसरी साइड ए एम, दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग दो साइडों डी ई और डी एफ की इक्वल हो गई हैं और इन दोनों साइडों का जो इंक्लूडेड एंगल ए है वो इस ट्रायंगल की इन दोनों साइडों के इंक्लूडेड एंगल डी के इक्वल हो गया है। तो एस ए एस पास्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो गई हैं, यानी इस ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल ए इस ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल डी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो यहाँ लिख लें ट्रायंगल ए एल एम इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ। ये वाले ट्रायंगल्स लिखनी है जिनकी कॉरस्पॉन्डेंस ली थी। और ये क्यों कंग्रुएंट है इनकी रीज़न लिख लें साइड एंगल साइड पास्टुलेट। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एंगल एल है वो इस ट्रायंगल के एंगल ई के कंग्रुएंट है और इसका जो एंगल एम है वो इसके एंगल एफ के कंग्रुएंट है। यहाँ लिख लें कि एंगल एल इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल एम इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ। एल ई के इक्वल, एम एफ के इक्वल। और दोनों के लिए रीज़न क्या होगी कि ये एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangles।
अब गिवन में देखें तो ये जो एंगल ई है ये तो एंगल बी के इक्वल है, और जो एंगल एफ है वो एंगल सी के इक्वल है। इधर गिवन में लिखा हुआ है कि बी और ई इक्वल हैं, सी और एफ इक्वल हैं। तो ये बात लिख लें कि जो एंगल ई है वो तो कंग्रुएंट है एंगल बी के, एंड एंगल एफ इज कंग्रुएंट टू एंगल सी। एंगल एफ और एंगल सी आपस में कंग्रुएंट हैं, एंगल ई और एंगल बी आपस में कंग्रुएंट हैं। ये बात चूँकि गिवन में लिखी हुई है तो इसकी रीज़न कर दें गिवन। अब देखें एंगल एल कंग्रुएंट हो गया है एंगल ई के, और एंगल ई कंग्रुएंट है एंगल बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एल और एंगल बी आपस में कंग्रुएंट हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल एल इज़ कंग्रुएंट टू एंगल बी। और दूसरी तरफ देखें तो एंगल एम जो है वो कंग्रुएंट है एफ़ के, और एफ़ कंग्रुएंट है सी के। तो लाजमी बात है फिर एम और सी भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल एम इज़ कंग्रुएंट टू एंगल सी। फिगर में देखें तो एंगल एल जो है वो कंग्रुएंट हो गया है एंगल ई के। अभी हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं, तो एल और ई भी इक्वल होंगे। और गिवन में लिखा हुआ है कि जो एंगल ई है वो एंगल बी के कंग्रुएंट है, तो फिर लाजमी बात है एल और बी भी आपस में कंग्रुएंट होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही एंगल ई के इक्वल हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ देखें तो एंगल एम कंग्रुएंट हो गया है एंगल एफ़ के, और एफ़ कंग्रुएंट है सी के, गिवन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एम और एंगल सी भी आपस में कंग्रुएंट हैं। इसके रीज़न में लिख दें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये रियल नंबर में आपने पढ़ी होगी कि अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल हो और दूसरा तीसरे के इक्वल हो तो फिर पहला और तीसरा भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब फिगर में देखें एंगल एल हमने कंग्रुएंट प्रूफ कर लिया है बी के, यानी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो आपस में इक्वल हो गए हैं। उस तरफ एंगल एम और एंगल सी इक्वल है, तो ये भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे। अगर एल एम और बी सी दो लाइन सेगमेंट्स को लिया जाए और ए बी उनको कट करे यानी इसका ट्रांसवर्सल हो, तो एंगल एल और एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एल एम है वो बी सी के पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो साइड एल एम है ये बिल्कुल पैरेलल है टू द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल बी सी। बी सी और एल एम आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं। तो इसकी रीज़न लिख दें corresponding angles are equal। अब थ्योरम नंबर 14.1.1 के मुताबिक अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो, जिस तरह के हमने यहाँ प्रूफ कर लिया है कि एल एम जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड बी सी के पैरेलल है और बाकी दो साइडों को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो थ्योरम नंबर 14.1.1 के मुताबिक ये लाइन सेगमेंट इन दोनों साइडों को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगा। यानी इस साइड के जो पार्ट्स हैं उनमें जो रेशो होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी दूसरी साइड के पार्ट्स में जो रेशो होती है। यानी हम ए एल की रेशो लें ए बी के साथ, यानी एक इसका पार्ट ले लें ए एल और दूसरी तरफ पूरी साइड ए बी लिखें और उनकी रेशो लें, तो फिर सेम वही रेशो दूसरी तरफ भी बनेगी। और इस तरफ हम अगर रेशो ले लें ए एम और ए सी की, तो ये रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस मेजरमेंट ए एल ओवर मेजरमेंट ए बी, एक इसका पार्ट ले लें ए एल और उसकी रेशो लें पूरी साइड ए बी के साथ, तो ये बिल्कुल इक्वल होगी। अगर इस साइड पे आ जाएं और इसका ऊपर वाला पार्ट ले लें ए एम, मेजरमेंट ए एम और इसकी रेशो लें पूरी साइड जो ए सी है उसके साथ, यानी मेजरमेंट ए एम ओवर मेजरमेंट ए सी,
इनकी जो रेशो बनेगी वो बिल्कुल इक्वल होगी इस तरफ वाली रेशो की। अच्छा, इसकी रीज़न में लिख लें थ्योरम 14.1.1, यानी उसके मुताबिक हमने ये रिज़ल्ट निकाला है। अब कंस्ट्रक्शन में देखें, हमने डी ई को इक्वल लिया हुआ ए एल के, यानी ये जो ए एल की मेजरमेंट है ये बिल्कुल इक्वल है डी ई के, और जो ए एम की मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल है डी एफ के। तो इनकी जगह पे यानी ए एल और ए एम की जगह पर हम डी ई और डी एफ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट डी ई है यानी ए एल की बजाय डी ई लिख लें, ओवर मेजरमेंट ए बी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इक्वल होगा मेजरमेंट डी एफ, क्योंकि ए एम इक्वल है डी एफ के, तो ई एम की जगह पर डी एफ लिख दें ओवर मेजरमेंट ए सी के। तो इस रेशो को हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी ए एल की जगह पर डी ई लिख दें, ए एम की जगह पर डी एफ लिख दें। और इसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि ए एल इक्वल है डी ई के और ए एम इक्वल है डी एफ के। तो आगे रीज़न में लिख लें कि मेजरमेंट ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट डी ई और मेजरमेंट ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट डी एफ, या कंस्ट्रक्शन लिख लें, क्योंकि ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में खुद किया था। अच्छा, इसको नंबर 1 करके छोड़ दें। अब दोबारा फिगर में आ जाएं। फिगर में ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अगर इस कंस्ट्रक्शन को हम दोबारा कुछ इस तरह से करें कि यहाँ हमने जो 2 साइडें ली थी, एक थी ए बी और दूसरी थी ए सी, और उनके ऊपर हमने पॉइंट एल और एम लिए थे। अगर हम इस ट्रायंगल की 2 साइडें ए बी और ए सी की बजाय हम एक साइड इसकी ए बी या बी ए ले लें और दूसरी साइड बी सी ले लें। मैं यहाँ पर सेपरेट फिगर बनाकर आपको समझाता हूँ कि अगर जो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, उसकी एक साइड हम बी ए लें, दूसरी साइड बी सी लें, और बी ए के ऊपर पॉइंट एल इस तरह लें कि ये जो बी एल है ये इक्वल हो जाए इस डी ई के, और जो इसकी बी सी साइड है, इस बी सी पर पॉइंट एम इस तरह से लें कि बी एम इक्वल हो जाए ई एफ के। ये जो बी सी साइड है यहाँ पर पॉइंट एम लें इस तरह से कि बी एम की जो लेंथ है वो इक्वल हो ई एफ के, और फिर इस एल और एम को मिला दें, और फिर उसी तरह से जिस तरह हमने ये प्रूफ किया है, तो फिर हम इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो बी एल ओवर ए बी है वो इक्वल है बी एम ओवर बी सी के, या डी ई ओवर ए बी इज़ इक्वल टू ई एफ ओवर बी सी की है। तो यही बात अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सिमिलरली intercepting segments on BA and BC, यानी BA और BC पर सेगमेंट ले लें, BA पर BL ले लें, BC पर BM ले लें। We can prove दैट, क्या प्रूव किया जा सकता है कि जो डी ई ओवर ए बी है, यानी मेजरमेंट डी ई ओवर मेजरमेंट ए बी, ये अब इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट ई एफ ओवर मेजरमेंट बी सी के, यानी मेजरमेंट ई एफ ओवर मेजरमेंट बी सी के इक्वल हो जाएगा। और इसको कर दें नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंबाइन कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि डी ई ओवर ए बी इक्वल है डी एफ ओवर ए सी के। इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वही चीज़, यानी डी ई ओवर ए बी इक्वल है ई एफ ओवर बी सी के। तो इसका मतलब ये है कि डी ई ओवर ए बी, डी एफ ओवर ए सी और तीसरी ई एफ ओवर बी सी, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं।
तो हम इनको कंबाइन करके यूँ भी लिख सकते हैं 10 मेजरमेंट DE ओवर मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट DF ओवर मेजरमेंट AC, और बिल्कुल ये इक्वल है मेजरमेंट EF ओवर मेजरमेंट BC के, और रीज़न में लिख लें बाई 1 and 2। अब अगर इनका रेसिप्रोकल ले लें, यानी ये जो DE ओवर AB है इसको उलट कर लिख दें मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट DE हो जाएगा। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट DF, और ये बिल्कुल इक्वल होगा इसके रेसिप्रोकल के, ये है मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट EF। रीज़न में लिख दें टेकिंग रेसिप्रोकल। तो अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि AB ओवर DE की रेशो इक्वल है AC ओवर DF की रेशो के, और यही चीज़ इक्वल है BC ओवर EF की रेशो के। यही हमारा टारगेट था। तो केस 1 में हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस 1 में ये था कि AB साइड जो है उसकी लेंथ DE से ज़्यादा थी, तो इसमें ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है कि AB इज़ लेस देन DE हो या AB इज़ इक्वल टू DE हो। तो इसके लिए अब चूँकि नीचे जगह कम है तो मैं इसको साफ़ करके इसी जगह पे केस 2 को अब प्रूव करता हूँ। केस 2 में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि AB इज़ लेस देन DE या फिर AB इज़ इक्वल टू DE। तो पहले हम लेस देन की बात कर लें कि अगर इफ़ मेजरमेंट AB इज़ लेस देन मेजरमेंट DE हो तो फिर इसको बिल्कुल इसी पैटर्न पे प्रूफ किया जा सकता है जिस तरह हमने केस नंबर 1 में ये चीज़ प्रूफ की है। सिर्फ फ़र्क ये करना है कि इनके जो नाम है अगर हम चेंज कर दें, यानी इस ट्रायंगल को ABC की बजाय हम DEF का नाम दे दें और ये ट्रायंगल ABC हो जाए, और फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो DEF के साथ करेंगे, यानी इंटरसेप्ट्स जो हमने लिए थे L और M पॉइंट वो DEF पे लेंगे, और वही पूरा प्रोसेस करते हुए हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो इसको तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम चेंज कर दें तो ये प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लें कि इट कैन सिमिलरली बी प्रूव्ड by taking intercepts on the sides of triangle DEF, यानी ट्रायंगल DEF की साइड्स पे इंटरसेप्ट्स लेते हुए इसको प्रूव किया जा सकता है। और दूसरी सूरत इसकी ये थी कि अगर AB और DE की मेजरमेंट आपस में इक्वल हो, यानी इफ़ मेजरमेंट AB इज़ इक्वल टू मेजरमेंट DE, यानी ये जो साइड है AB और ये वाली साइड DE ये अगर आपस में बिल्कुल इक्वल हों तो फिर ये कैसे इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। देन इन ट्रायंगल ABC और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें ट्रायंगल DEF के साथ, और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। यानी एक तो यही चीज़ लिख लें कि इसमें जो साइड AB है
वो कॉन्ग्रुएंट है इसकी साइड डी ई के। ये हमने सपोज किया हुआ है, सपोजिशन लिख लें। और इसका एक एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। और इसी तरह से जो एंगल बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई के। सिमिलर ट्राइंगल है ना, तो ए डी के इक्वल होगा और बी ई के इक्वल होगा। और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे, गिवन, चूँकि गिवन में लिखा हुआ है कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी और बी इज़ इक्वल टू ई, तो दोनों की रीज़न में गिवन लिख लें। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ। चूँकि इस ट्रायंगल की दो एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइड एंगल एंगल इज कंग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। इस कंग्रुएंसी मेथड के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गई। और जब दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इस ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है बी सी, वो कंग्रुएंट हो जाएगी इस ट्रायंगल की दूसरी साइड ई एफ के। एंड इसकी जो थर्ड साइड है ए सी, ये वाली साइड ए सी, ये कंग्रुएंट हो जाएगी इसकी थर्ड साइड डी एफ के, यानी दिस इज कंग्रुएंट टू डी एफ। रीज़न क्या होगी कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। corresponding sides of congruent triangles। अच्छा, फिगर में देखें, अगर ए बी और डी ई आपस में इक्वल हैं, जिस तरह हमने सपोज किया हुआ है ना कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो फिर इनकी जो रेशो है वो 1 के इक्वल होगी। जिस तरह 4/4 हम निकालते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है, यानी 4 की 4 के साथ रेशो इज इक्वल टू 1 है। तो इसी तरह से जो साइड ए बी है, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर मेजरमेंट ऑफ डी ई ले लें, ए बी और डी ई की रेशो ले लें, तो चूँकि ए बी और डी ई इक्वल हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनकी रेशो इक्वल टू 1 होगी। और इसी तरह से अगर आप इसकी दूसरी साइड ले लें ए सी और इसकी दूसरी साइड हो जाएगी डी एफ, इनकी रेशो लें, यानी मेजरमेंट ऑफ ए सी ओवर मेजरमेंट ऑफ डी एफ, तो ये भी इक्वल टू 1 होगी। और जो थर्ड साइड है वो इस ट्रायंगल में है बी सी, यानी मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ई एफ, इनकी रेशो लेंगे तो वो भी इक्वल टू 1 होगी। यानी इन तीनों की जो रेशो है वो 1 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों की रेशोज़ आपस में भी इक्वल होंगी। तो इन तीनों की रेशोज़ इज इक्वल टू 1 होगी। चूँकि ए बी और डी ई तो हमने सपोज कर लिया था कि इक्वल हैं, और ए सी और डी एफ इक्वल हमने अभी प्रूफ किया है, और इसी तरह बी सी और ई एफ भी इक्वल हमने प्रूफ कर लिया है। तो इसके रीज़न में लिख लें कि ए सी इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ एंड बी सी इज़ कंग्रुएंट टू ई एफ। ये चीज़ यहाँ पर ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए ये इक्वल हैं, तो इनकी रेशो इज़ इक्वल टू 1 होगी। और चूँकि 1 के इक्वल है तो इन तीनों की रेशोज़ आपस में भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनल हैं, और यही चीज़ हमने टू प्रूफ में लिखी हुई है, यानी प्रूफ करना थी कि ए बी ओवर डी ई इज़ इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। अगर ए बी और डी ई की मेजरमेंट इक्वल हो जाए तो इस केस में भी जो ट्रायंगल्स होती हैं उनकी तीनों साइडें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी उनके दरमियान जो रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो इस तरह केस 2 में भी हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम अब कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम।
आज हमने थ्योरम नंबर 14.1.4 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।